वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में, यानी यूनियन ग्रांट कमीशन के द्वारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होता है उसके सिलेबस की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना कि हम इसके सिलेबस की बात कर क्यों रहे हैं। देखो, यूजीसी ने जो इकोनॉमिक्स के नेट जेआरएफ के लिए जो सिलेबस जारी कर रखा है, जिसका एग्जाम वो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कराती है, वो सिलेबस बहुत ही कंसाइज वे में जारी किया गया है। यानी जब आप कोई स्टूडेंट नया नया प्रवेश करेगा जब नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स में, तो वो देखेगा केवल इकोनॉमिक्स को 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी 10 भागों में बांट दिया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स जिसमें इन्वायरमेंट एंड डेमोग्राफी और इकोनॉमेट्रिक्स और इंडियन इकोनॉमी, ऐसे ऐसे करके इसको 10 भागों में बांट दिया गया है। तो स्टार्टिंग में उस स्टूडेंट को लगेगा कि यार सिलेबस तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन जब वो उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा तो वो समझ में नहीं आएगा उसे कि कहाँ से क्या पढ़ा जाए। तो वैसे ही किया गया है, यूजीसी ने क्या किया, बहुत ही कंसाइज सिलेबस जारी किया है। यानी इसने क्या किया, मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स को 10 भागों में बांट दिया है, ठीक है, यानी 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद उन एक एक यूनिट्स को, जैसे इसमें पहले यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को उसने पकड़ा और इसको 10 भागों में फिर से बांट दिया, यानी पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को केवल मोटे तौर पे 10 भागों में बांटा गया। तो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाओगे पढ़ने के लिए तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। अब आपको समझ नहीं आएगा कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है, कहां से पढ़ना है, कितना डीप में पढ़ना है, पढ़ना भी है कि कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये कुछ समझना पड़ेगा हमें। इसीलिए हम सिलेबस पे बात करने वाले हैं कि सबसे पहले अगर हम सिलेबस समझ जाएंगे तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी वही होती है, एक अच्छा एस्पिरेंट्स वही होता है जिसको ये पता हो कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना है। तो अभी तो हम फिलहाल ये बात करेंगे कि यहाँ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये हम अदर वीडियोस में बात करेंगे। किन बुक से पढ़ना है वो अलग से बात करेंगे। एक चीज मैं ऑफ इन्फॉर्मेशन दे ही दूं आपको मैं, कि आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो इसके एक तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे इसका भी, और ले भी लीजिए, साथ में मैं इसी सिलेबस को पीपीटी के रूप में या पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी पे प्रोवाइड करा दूंगा। एक्चुअली पहले हुआ क्या था कि मैं ये पूरा वीडियो पीपीटी पे पढ़ाने वाला था। जैसे मैं पीवाईक्यूज कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, 30 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, उस तरह मैं इसको कवर करने वाला था। फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मैं इसको जब आपके सामने आकर प्रेजेंट करूंगा, मैं सामने आकर आपसे बात करूंगा, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आप इसको कंफर्टेबली समझ सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने वीडियो के रूप में, मैं समझाने के लिए मैंने सोचा, और फिर मैं आया सामने। वैसे मैं इसको पीपीटी के रूप में, पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या पता अगर वो टेलीग्राम पे अपलोड ना हो पाए तो तब तक आपके पास ये रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ करने क्या वाले हैं, हम यहाँ इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेंगे, यूनिट 10 यूनिट है, हम 10 यूनिट पर डिस्कशन करेंगे। 10 यूनिट्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं। यानी जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को उठाया हमने, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 10 भागों में यूजीसी ने बांटा है, ठीक है। अब हम इसके 10 भागों में से एक एक टॉपिक को उठाएंगे। जैसे हमने पहले टॉपिक उठाया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम समझेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर में हमको पढ़ना क्या क्या है, कितना पढ़ना है, कितनी गहराई में जाकर पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा करते करते हम 10 यूनिट पर बात करेंगे और हर यूनिट के हर टॉपिक पर बात करेंगे। हर टॉपिक को कोशिश करेंगे कि उसको एक्सपैंड करें, उसमें हम समझें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी, मैं स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एक्चुअली क्यों हम इतना डिटेल जानने वाले हैं। देखो, बात यह है ना कि जब आपको वे पता होता है, जैसे एक रैंडम वॉक थ्योरी होती है, ठीक है, तो रैंडमली वॉक नहीं करना है आपको। आपको अगर गोल नहीं पता, आपको अगर लक्ष्य नहीं पता, तो आप भटक ही जाएंगे। आपको स्ट्रेट चलना है, ठीक है। इनके बीच में जब आप ट्रेड साइकिल पढ़ते हैं तो आप देखिए ना, पूरा इकोनॉमिक्स आप अपने जीवन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अप्स एंड डाउन पे आप नहीं चल सकते, आपको इनके बीच में चलना है, ठीक है, इनके बीच में चलना। जब आप देखो ऐसे बना हुआ, तो ये अप्स एंड डाउन हो रहा है ना, अप्स एंड डाउन से आपको बचना है, ठीक। और अप्स एंड डाउन से बचने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले सिलेबस पता होना चाहिए, आपको वो डायरेक्शन पता होना चाहिए, वो पाथ पता होना चाहिए जिन पर आपको बढ़ना है, ठीक है। तो हम उस डायरेक्शन और उस धुंध भरे पाथ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस सिलेबस के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैं इस पूरे वीडियो में एडिटिंग का
बहुत ही स्मूथली यूज करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि वीडियोस के बीच में वो एडिटिंग में जर्क ना आए, अगर आता है तो कोई सा खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेन बात समझ में आनी चाहिए और टाइम बचना चाहिए। जर्क का तो उतना क्या ही लेना देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। देखो, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बढ़ते हैं, यानी इकोनॉमिक्स के जो यूजीसी का सिलेबस है उसमें जब हम यूनिट फर्स्ट में बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट जो है उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, तो पहला आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। वैसे मैं चाहता तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को इतना डिटेल में नहीं लिखता, मैं केवल लिख देता कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ना है बस, लेकिन मैंने इसको इसलिए लिखा, देखो इसमें मैंने पहला टॉपिक क्या डिवाइड करा है, डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, ऐसे ऑप्शंस में पूछ लिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, फिर ऑप्शन। तो क्या है यूटिलिटीज, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूटिलिटी है क्या। यूटिलिटी में वो ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं कि उस दिमाग में कंफ्यूजन आ ही जाती है, जिन्होंने सही से पढ़ा नहीं है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको प्रॉब्लम आ ही जानी है। क्या है यूटिलिटी, है क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी, किसी भी वस्तु के वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है वही यूटिलिटी होती है, वही उसकी उपयोगिता होती है। तो इसको आप क्लियर करके और भी आगे से अच्छे से पढ़ना है यूटिलिटी के बारे में, लोग और भी जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी बहुत डिटेल नहीं जाना है, बेसिक समझना है इसकी। टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और इनिशियल यूटिलिटी क्या है। एक्चुअली पहले इनिशियल यूटिलिटी पढ़ेंगे ना, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी और फिर टोटल यूटिलिटी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या गोसेंस सेकेंड लॉ, और लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसको गोसेंस का फर्स्ट लॉ कहते हैं। यानी इसमें यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में हमें गोसेन का फर्स्ट लॉ और गोसेंस का सेकेंड लॉ पढ़ना है। एक्चुअली लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का सेकेंड लॉ कहते हैं। तो इन दोनों को भी पढ़ना है। साथ में हमें यूटिलिटी को कैसे मेजर करना है, कैसे उसको मापना है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच और दूसरा पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। यानी यूटिलिटी को, उपयोगिता को मापने के लिए कार्डिनल व्यू क्या कहता है, ठीक है, और ऑर्डिनल व्यू यानी हिग्स और पेरेटो का ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहता है, इसको पढ़ना रहेगा। साथ में फिर आगे हम यूटिलिटी को और अच्छे से मेजर करने के लिए द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी पढ़ेंगे। यानी इसी के अंदर हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो है वो द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, 10-11 प्रॉपर्टीज है, वो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसका बाद में एप्लीकेशन अच्छा खासा यूज होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी पढ़ेंगे, उसके बाद बजट कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, बजट कंस्ट्रेंट का इक्वेशन पढ़ेंगे। बजट कंस्ट्रेंट जब आईसी का प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मतलब ये सारे क्वेश्चंस सीधे सीधे ये सब बेसिक है, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे की और यूनिट्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पढ़ना है इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। फिर प्राइस इफेक्ट कैसे डिवाइड होता है, स्लट्सकी क्या कहते हैं उसके बारे में, हिग्स क्या कहते हैं उसके बारे में, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो इंडिफरेंस कर्व है उसके एप्लीकेशंस हमको पढ़ने, बहुत सारे नहीं पढ़ने, 2-3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने, जैसे फूड स्टैम्प्स के बारे में पढ़ना है, और कौन सा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हार्मफुल होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हार्मफुल होता है, इन सब के बारे में 2-3 एप्लीकेशन है। एडवर्स बॉक्स डायग्राम, बहुत ज्यादा एडवर्स बॉक्स डायग्राम नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ उसे भी पढ़ना होगा आपको, और सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे भी आपको। आप क्या, केवल धैर्य के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। आप जब मैं अपने रूम में जब रहता हूँ तो वहां पे एक बहुत अच्छा लिखा रहता है धैर्य धाक, ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा धैर्य धाक, यानी धैर्य धारण करो। तो धैर्य धारण करो, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। धैर्य धाक, इसी प्रिंसिपल पर जो है मैं चलता हूं, तो इसी प्रिंसिपल पर मैं आपको भी चलने को कहूंगा कि धैर्य से सुनिए, धैर्य से समझिए और धैर्य धाक प्रिंसिपल पर चलिए, धैर्य धारण करिए। तो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के बाद हम बढ़ते हैं द रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी या द रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, पॉल सेमोसन के द्वारा जो दिया गया था, और जो इंडिफरेंस कर्व है वो एजवर्थ के द्वारा दिया गया था, बाद में हिग्स एलन ने इसको और भी विस्तारित किया था। तो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन सीरीज में और 30 क्वेश्चन सीरीज में, 30 क्वेश्चन सीरीज में मैंने करा रखा है, बहुत सारे 10 क्वेश्चन सीरीज में करा रखा, क्योंकि 2004, 2007, 2008, 2009 इन तक इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से। इस समय तो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू आ रहे हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या लगाना होता है कि इंडिफरेंस कब आया, कब कार्डिनल अप्रोच आया, ऑर्डिनल अप्रोच आया, फिर इंडिफरेंस कब आया, फिर रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी आई, इस तरह इसको पूछा जाता है। कहीं एजर्सन और रीजन में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो
उस समय तक ये पूछा जाता था, अभी फिलहाल एजर्शन और रीजन के रूप में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक ही चीज और आता है कि यूटिलिटी को मेजर करता है विदाउट यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व, विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बिना यूज किए हुए रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस क्या करता है, यूटिलिटी को मेजर करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़नी है हमको, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़नी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमें क्या पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है। उसके बाद मेजरमेंट पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ईओडी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट पढ़ना है हमें। मैं यहाँ 5 मेथड आपको बताऊंगा, जिसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण है, 3 मतलब आपको रटे होने चाहिए और 5 पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम उसमें बात करते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करो तो उसमें एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, क्योंकि ज़्यादा व्यवहारिक यूज हम इसी का करते हैं। जब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करो तो उसमें क्या आता है, लेस देन यूनिटी, मोर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, और परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये 5 डिग्रीज होती हैं, उनको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखना है, ठीक है। कब ई की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, कब ई की वैल्यू 0 होगी, कब मोर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होगी, और उनका अनकमोडिटीज और इन सब पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसको भी बहुत मतलब ये सब चीज़ें रटी होनी चाहिए। जब तक ये सब नहीं क्लियर होंगी ना, आगे की चीज़ें समझ में ही नहीं आनी है, मतलब फिर तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही कठिन लगनी है। फिर उसके बाद पढ़ना है हमें 5वां टॉपिक इसी के अंदर का, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जो 5th टॉपिक है वो आपका है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आपको पहले पढ़ना है कि जो डिमांड को डिटर्मिनेंट्स है, यानी जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं डिमांड को जो निर्धारित करते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है कि डिमांड में शिफ्ट कैसे होता है और डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसे होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, कब शिफ्ट होगा कब। वैसे ये वनडे एग्जाम में जो वनडेज एग्जाम होते हैं ना, उनमें शिफ्ट और मूवमेंट पूछा जाता है। अब वो बहुत ही नॉर्मल है, इसमें जो है पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको अंतर समझना होगा कि डिमांड कर्व में शिफ्टिंग का क्या मतलब है और डिमांड कर्व में मूवमेंट का क्या मतलब, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जाना, उसका क्या मतलब है, ठीक है। कब ऐसा हो सकता है, कब डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा, कब डिमांड कर्व के साथ मूवमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके अपवाद क्या और कौन कौन से, यानी एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। उसी के अंदर हमें पढ़ना है वेवलेन इफेक्ट, हमें पढ़ना है बैंडवैगन इफेक्ट, हमें पढ़ना है स्नोव इफेक्ट, और उसके बाद हमें पढ़ना है गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन गुड्स पढ़ेंगे और गिफेन पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है अगला टॉपिक आता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। जाहिर सी बात, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा तो उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ोगे और मार्केट इक्विलिब्रियम, दोनों को डिमांड और सप्लाई को मिला दो, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। फिर पढ़ना आपको मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, दोनों में संबंध क्या होता है। हम तो यहाँ जब कॉस्ट पढ़ेंगे ना तो टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में संबंध भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर पढ़ना है हमको एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट छोड़ दो अब आप, बहुत ही बेसिक है। क्योंकि मतलब आप नहीं कह सकते कि नहीं इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़नी पड़ेगी। आपको अगर इंडियन इकोनॉमी समझनी है तो इंडियन इकोनॉमी में अगर फर्म के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपका माइक्रो क्लियर होना चाहिए। आपको नेशनल इनकम के बारे में जानना है तो आपका मैक्रो क्लियर होना चाहिए। आपको पब्लिक पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ की बजटिंग वगैरह इंडियन इकोनॉमी में समझ में आएगी। अगर आपने 9 यूनिट को अच्छे से, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरी यूनिट्स को पढ़ना जरूरी है, लेकिन आपने अगर 9 यूनिट्स को मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया ना तो 10वां यूनिट आपको ऐसे ही हो जाएगा, केवल आपको डेटा याद करने पड़ेंगे बस। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे पर आप अगर ध्यान रखेंगे तो, इकोनॉमिक सर्वे अगर रेगुलरली आप फॉलो कर रहे हैं तभी ऐसा होगा, ठीक है। हर साल के इकोनॉमिक सर्वे को आप देखिए, ध्यान से पढ़िए। मैंने टेलीग्राम पे वैसे भी इसके इंफोग्राफिक्स अपलोड कर रखे हैं, कहिएगा तो मैं अपने नोट्स भी उसे सेंड कर दूंगा उस पर। मैंने खुद भी नोट्स बनाई थी पिछले इकोनॉमिक सर्वे की। तो एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की जब बात करें तो उसमें हमको पढ़ना है प्राइस सेलिंग क्या है, प्राइस रैशनिंग क्या है, प्राइस फ्लोर क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है और कंज्यूमर सरप्लस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता ही रहता है, आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस के नाम पर हम लोग बहुत सारी बार पार्टी ले लेते हैं दोस्तों से। वो क्या होता है, वो 200 रुपये लेकर आते हैं कि चलो 200 रुपये का मिलेगा, मिला उनको 120 का, बच्चे 80। हमने कहा 80 आप घर तो नहीं ले जा सकते भाई, 80 आपकी सेविंग है, 80 आपका सरप्लस है, तो आप इसका पार्टी करो चलो। तो इस तरह बहुत सारा, इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये हुआ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड
कॉस्ट। तो जो पहला टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड जो दूसरा टॉपिक है इसका वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। यानी जो यूनिट फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो सेकंड टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें समझते हैं। पहले तो हमने क्या किया है, इस टॉपिक को पहले तो दो भागों में बांट दिया। एक बांट दिया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में एक बांट दिया और दूसरा डिवाइड कर दिया इसको थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। तो देखते हैं पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो वहां हमें पहले प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यानी उत्पादन क्या है, ठीक है। फिर उत्पादन क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि टोटल उत्पादन कुल उत्पादन क्या है, औसत उत्पादन क्या है और एडिशनल यानी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, यानी टीपी क्या है, एपी क्या है, एमपी क्या है, टीपी एपी एमपी के मध्य रिलेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जिसमें कॉप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के न्यूमेरिकल भी आते हैं, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का प्रॉपर्टीज भी होता है, एक्सपेंशन पाथ भी पूछता है, काफी कुछ क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी उसमें पूछता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे हम, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है लॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन के नियम कौन कौन से हैं, तो इसमें दो बड़े बड़े नियम आ जाते हैं। इसका मैंने 10 क्वेश्चन सीरीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने 10 क्वेश्चन सीरीज के अभी तक जितने वीडियोस डाल रखे हैं आप उनको फॉलो करिए। मैं कह रहा हूँ डेली एक वीडियोस या दो वीडियोस कवर करिए, 10 क्वेश्चन हैं। और जो 30 क्वेश्चन अभी सीरीज चल रही है उसको भी आप कोशिश करिए कि फॉलो करें, क्योंकि मैं उसमें एक एक टॉपिक पर बहुत ही शॉर्ट रिवीजन कराता हूं। बहुत ही मैं एक क्वेश्चन को अगर 2 मिनट 3 मिनट में काफी कुछ कवर करा देता हूं, काफी कुछ आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। तो इन सब के बारे में मैंने क्वेश्चंस में डिस्कशन कर रखा है। तो जब लॉज ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करेंगे शॉर्ट टर्म में, और लॉज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की बात करेंगे हम लॉन्ग रन में। उसके बाद हम इसमें समझेंगे पीपीसी क्या है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या होता है। एक्चुअली जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो मैं यहीं से स्टार्ट किया था, मतलब उससे पहले का मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। सबसे पहले मैंने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। जब बाद में मैंने पढ़ा हमको अच्छा इसकी सिचुएशन तो यहाँ है, इसको तो यहाँ पढ़ना चाहिए, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो कुछ चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, सीधे क्वेश्चन वहां से आ गए। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन की बात की मैंने, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से न्यूमेरिकल सीधे आ जाता है। उसका कब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, कब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, कब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, वो सीधे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से पूछ लिया जाता है। लेकिन जो कुछ चीजें हैं इसमें वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है, आपके बेसिक समझने के लिए है। जैसे पीपीसी है, पीपीसी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको समझने के लिए आप पहले तो बेसिक समझिए कि कैसे जो रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो पीपीसी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोक्वेंट क्या है या आइसो प्रोडक्ट लाइन क्या है, रिजिड लाइन क्या है। रिजिड लाइन पे मैंने क्वेश्चन भी करा रखे हैं कि कब जो है रिजिड लाइन पे जब आप बात करो तो उनका जो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होता है, ये सब मैंने क्वेश्चन में कराया है। रिजिड लाइन वगैरह के बारे में मैंने बात की है, रिजिड लाइन, आइसो प्रोडक्ट कर्व के बारे में, आइसोक्वेंट कर्व के बारे में, समुत्पाद रेखा हिंदी में कहते हैं इसको, इसके बारे में भी हमने बात करी है। मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी क्या है, इसके बारे में भी बात किया है। मतलब ये सब थ्योरीज हैं जिन पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप अभी नए हैं तो उन चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि उनको आप देखते आएंगे। पहले हमारा अप्रोच ही यही है कि पहले क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक कवर करेंगे, फिर टॉपिक के थ्रू क्वेश्चन कवर करेंगे। दोनों तरफ से हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू जो टॉपिक कवर करते हैं बहुत हम शॉर्ट वे में समझते हैं, बहुत ही मतलब शॉर्ट टर्म रिविजन करते हैं हम। यहाँ फिर इसको लॉन्ग टर्म रिविजन करेंगे, मतलब बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी पर बात करेंगे हम। इसके बाद कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट को मिनिमाइज करें, और कॉस्ट मिनिमाइजिंग कंडीशन कौन कौन सी होती है ये बात हम समझेंगे। अब उसका दूसरा सेगमेंट देखते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन देख लिया हमने, अब थ्योरी ऑफ कॉस्ट देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कॉस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रियल कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है। मतलब काफी कुछ समझने को मिलेगा यहाँ पर, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट पर, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर न्यूमेरिकल बनते भी हैं। न्यूमेरिकल क्या आपको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा इसके लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व क्या होते हैं, उनके शेप्स क्या होते हैं। देखो शेप बहुत मायने रखते हैं, कॉस्ट कर्व के जो आकृति और आकार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। आप और मतलब क्वेश्चंस आते ही हैं और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, दोनों को हम साथ ही लेकर चल रहे हैं। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व भी देखना है हमको,
और उसमें उसके शेप क्या क्या है उसे भी देखना है। उसके अंतर्गत हमें देखना है टोटल कॉस्ट कैसे होता है, टोटल कॉस्ट जब बटेगा तो टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका कर्व शेप कैसा होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप कैसा होगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा अन्य कॉस्ट कर्व्स पर। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट कैसा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये मार्जिनल करता है ना। मार्जिनल को अगर आप अच्छे से समझ गए, एडिशनल को अगर अच्छे से समझ गए तो बाकी चीजें आराम से समझ में आ जाती है। मतलब टोटल कॉस्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी मार्जिनल में होती है, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्शन हो, मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल कंजप्शन मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हो, ये सारे मतलब मार्जिनल को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट को समझना है। उसके बाद हम देखेंगे टीसी, एसी और एमसी के मध्य क्या संबंध होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, वो हम समझेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स कैसे होते हैं, जिसमें लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व या जिसको हम इन्वेलप कर्व कहते हैं या जिसको हम प्लानिंग कर्व कहते हैं। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग फर्म्स के थ्रू समझेंगे इसको। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व समझेंगे। फिर जो फोर्थ टॉपिक है वो इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझेंगे। फिर फिफ्थ टॉपिक है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट समझेंगे कि मॉडर्न जो थ्योरी है वो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को किस तरह डिफाइन करती है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को वो एल शेप्ड का क्यों कहती है। ठीक है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। और जो इसका उस लास्ट वाला है वो लॉन्ग रन कॉस्ट इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व, जिसमें हम शॉर्ट रन ईईसी यानी इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये है सेकेंड टॉपिक का एक्सपेंशन या ये सेकेंड टॉपिक का जो है एक्सपेंडेड रूप है। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। थर्ड टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के माइक्रो इकोनॉमिक्स का, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में क्या पढ़ना है हमको, देखो सबसे पहले पढ़ना होगा कि रिस्क है क्या, ठीक है, अनसर्टेनिटी क्या है, नहीं द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क and the concept of uncertainty and what is the difference between these terms, यानी रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो कि मैंने जो प्रॉफिट के लिए रिस्क कितना जरूरी है, अनसर्टेनिटी कितनी जरूरी है, ये सब मतलब डिफरेंस पता होना चाहिए हमको। उसके बाद हमें पढ़ना है सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स। उसके बाद उसके बारे में जो बर्नौली ने कहा, बर्नौली के हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं है इस बीच में, 5 टॉपिक बड़े बड़े पढ़ने आपको बस। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स एंड बर्नौलीज हाइपोथेसिस। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय एग्जाम में मेरे सिलेबस में ये दो हाइपोथेसिस नहीं थी। यानी जब मैं पीजी कर रहा था तो पीजी में मुझे केवल एनएम यूटिलिटी इंडेक्स पढ़ना था, मतलब फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस और मार्कोविच हाइपोथेसिस नहीं पढ़ना था। लेकिन मैंने उस समय सोचा कि अगर एनएम इंडेक्स की बात हो रही है और एनएम इंडेक्स के बाद फ्रीडमैन और सेवेज आए और उन्होंने कुछ बताया, उसके बाद इनके ऊपर मार्कोविच ने बताया, तो मुझे इन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो उस समय मैंने इन दोनों को पढ़ लिया था और उन दोनों को पढ़ने का फायदा मुझे फिर बाद में हुआ। यानी एनएम यूटिलिटी इंडेक्स तक मैंने पढ़ा, उसके साथ में एडिशनल रूप में मैंने इसको पढ़ लिया था, तो आज उसका फायदा हो रहा है और बाद में भी इसका फायदा हुआ मुझे। तो यहां सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स और बर्नौलीज हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। फिर न्यूमैन और मॉर्गनस्टर्न जिसको एनएम कहते हैं, एनएम यूटिलिटी इंडेक्स पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रीडमैन और सेवेज की हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इन पर ओवरव्यू जानेंगे कि ये कह क्या रहे हैं। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसी तरह करेंगे ना। तो फ्रीडमैन और सेवेज हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, बहुत ही ओवरव्यू लेंगे खाली इसका, और मार्कोविच हाइपोथेसिस का भी ओवरव्यू लेंगे, ज्यादा मतलब बहुत डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल रहता है। फिर अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, फोर्थ टॉपिक, तो फोर्थ टॉपिक है गेम थ्योरी नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चौथा टॉपिक है वो गेम थ्योरी है, जिसमें हमें नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली गेम थ्योरी क्या है, इट इज अ साइंस ऑफ स्ट्रेटेजीज। यानी क्या है, स्ट्रेटेजी को कैसे बनाया जाए, ऑप्टिमम डिसीजन कैसे लिए जाए, ये गेम थ्योरी बताती है। और गेम थ्योरी सभी जगह यूज की जाती है, चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लो, आप पॉलिटिक्स ले लो, आप उसको IR या इंटरनेशनल रिलेशन में ले लो। गेम थ्योरी का काफी ज्यादा यूज होता है कि कैसे हम ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग करें। एक मेरा दोस्त है, वो हमेशा जब भी गेम थ्योरी की बात आती रहती है तो वो कहता रहता है बीच में, माई प्रॉफिट इज योर लॉस एंड योर प्रॉफिट इज माई लॉस। ठीक है, तो इसी बेसिस पर चलता है सारे सिद्धांत। तो गेम थ्योरी नॉन कोऑपरेटिव गेम्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहला टॉपिक आता है उसमें हमें स्ट्रेटेजिक बिहेवियर पढ़ना है। स्ट्रेटेजिक बिहेवियर में कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज पढ़नी होंगी, हमें प्योर एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजी पढ़नी है, हमें डोमिनेंट एंड डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी पढ़नी है, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।
मैक्सिमिन एंड मिनी मैक्स स्ट्रेटजी पढ़नी है। यानी हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बिहेवियर में हमें 3 स्ट्रेटजीज पढ़नी है, प्योर एंड मिक्स स्ट्रेटजीज, डोमिनेंट एंड डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज और मैक्सिमिन एंड मिनी मैक्स स्ट्रेटजीज। उसके बाद हमें देखने टाइप्स ऑफ गेम्स कितने प्रकार के होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि गेम्स कितने प्रकार के होते हैं तो आप ये नहीं बताओगे कि एक फुटबॉल होता है, एक क्रिकेट होता है, एक हॉकी होता है, एक बैडमिंटन होता है, एक टेनिस होता है, नहीं, एक पोलो होता है। आप बताओगे कि गेम, यहां पर जब गेम थ्योरी की बात करते हैं तो हम 5 गेम पढ़ते हैं मेनली, कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम, नॉर्मल फॉर्म्स एंड एक्सटेंसिव फॉर्म्स गेम, साइमल्टेनियस मूव एंड सिक्वेंशियल मूव गेम, कांस्टेंट सम, जीरो सम एंड नॉन जीरो सम गेम्स और सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक गेम पढ़ेंगे। कौन कौन से गेम हो जाएंगे यहाँ पे, कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम, ठीक है, ध्यान से सुनिए, नॉर्मल फॉर्म्स एंड एक्सटेंसिव फॉर्म गेम्स। जब इसको सुने रहेंगे तो जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको ये सारे नए नहीं लगेंगे, इनका मैं अभी आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। फॉर्मली जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम्स होते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स एंड एक्सटेंसिव फॉर्म्स गेम्स होते हैं, साइमल्टेनियस मूव एंड सीक्वेंशियल मूव गेम होते हैं, कांस्टेंट सम, जीरो सम एंड नॉन जीरो सम गेम्स होते हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक गेम के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब सबसे जहां से क्वेश्चन हर बार आना ही आना तय रहता है गेम थ्योरी के अंतर्गत, नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम को अगर हमने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। और फ्लड और ड्रेसर का प्रिजनर्स डायलेमा, जिसको 1950 में दिया था फ्लड एंड ड्रेसर्स ने, इसको हमें और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है द प्रिजनर डायलेमा। मतलब आता है क्वेश्चन, मेंशन क्या, मेंशन तो खाली इन्होंने यही एक लाइन कर रखी है बस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यानी चौथे के बाद आप 5वीं पे पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रिया एंड देयर इफिशियंसी प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी मार्केट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रिया एंड देयर इफिशियंसी प्रॉपर्टीज। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, तो इसमें देखो सबसे पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर शब्द ही आ गया, हेडिंग में ही आ गया। यानी जो 5वीं हेडिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट की यूजीसी नेट जीआरएफ सिलेबस में, वो है मार्केट स्ट्रक्चर्स, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रिया एंड देयर इफिशियंसी प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, परफेक्ट कंपटीशन है कि मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कैसा है, तो आपको तीनों पढ़ना है। एक तो परफेक्ट कंपटीशन आप जानते हैं कि ये आइडियल है, ऐसा संभव होता नहीं है, तो उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन समझना तो है ना हमें, परफेक्ट कंपटीशन समझना है, मोनोपोली समझना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन समझना है। उसके बाद हमने इसमें रख दिया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझना है, उसकी डिग्रीज समझनी है, यानी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने इसको एक क्वेश्चन में अलग से एक वीडियो पढ़ी हुई है, वो मैं आप उसमें सर्च कर लीजिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाएगा। मैंने इसमें अलग से लगभग 5 से 7 मिनट में इसको डिटेल में बता रखा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम ओलिगोपॉली की, फिर नॉन कॉलिसिव ओलिगोपॉली, और नॉन कॉलिसिव ओलिगोपॉली में हम बात करेंगे इन मॉडल्स की, जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन, मतलब यहीं से आप समझ लीजिए ये ऐसा एक सेगमेंट है इसका पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। मतलब इसमें आप बेसिक कुछ नहीं है, इसमें आपको समझना पड़ेगा, इसमें आपको सीखना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो होंगे नहीं। और इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में समझना होगा, मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले हो गए, अब आपको डिटेल में समझना होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ओलिगोपॉली क्या है, नॉन कॉलिसिव ओलिगोपॉली क्या है, और उसके अंदर जब मॉडल स्टार्ट होते हैं तो कॉर्नॉट का मॉडल क्या है, कॉर्नॉट का डिओपॉली मॉडल क्या है। उसके बाद आप बर्ट्रैंड का मॉडल पढ़ेंगे, कैसे इन्होंने सुधार करा। फिर चैम्बरलिन का मॉडल पढ़ेंगे, चैम्बरलिन का ओलिगोपॉली मॉडल। फिर पॉल एम का किंग डिमांड मॉडल पढ़ेंगे, किंग डिमांड कर्व जिसे कहते हैं। फिर स्टेकलबर्ग का डिओपॉली मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद चैम्बरलिन ने एक और मॉडल को इन्होंने मतलब दिया था शॉर्ट फॉर्म्स के लिए, उसको भी मैं कोशिश करूंगा बताने की, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। अच्छा, एक मॉडल और इसमें आता है, एडजवर्थ का मॉडल आता है, वो भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, एक क्वेश्चन मैंने उस पर भी सॉल्व कराया है, ठीक है। तो ये सारे मैंने फिलहाल 5 इंपॉर्टेंट मॉडल रखे हैं, लिख रखे हैं, और ये सारे मॉडल जो मैंने लिखे हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हैं, पहले कॉर्नॉट का, फिर बर्ट्रैंड का, फिर चैम्बरलिन का, फिर किंग डिमांड का, फिर पॉल एम का, और उसके बाद स्टेकलबर्ग मॉडल। यानी इसको आप क्रम से याद रखिएगा, यानी ये क्वेश्चन तो आपका क्रोनोलॉजी का ऐसे ही तैयार हो जाता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इस पर आए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर, आप जानते हैं कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं तैयार हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉलिसिव ओलिगोपॉली की, जिसमें हम बात करेंगे कार्टेल की और प्राइस लीडरशिप की बात करेंगे। प्राइस लीडरशिप सब समझ जाएंगे, उसके बाद हम कहेंगे लिमिट प्राइसिंग मॉडल समझेंगे कि लिमिट प्राइस होता क्या है।
उसके बाद लिमिट प्राइसिंग में हम बेन क्या कहते हैं, ठीक है, जेम्स बेन जो है लिमिट प्राइसिंग मॉडल के बारे में क्या क्या बताते हैं, इनका मॉडल हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये छोटे छोटे मॉडल जैसे साइलोस लैबनी का मॉडल है, फ्रैंको मोदिग्लियानी का मॉडल है, भगवती का मॉडल है, पैसिगियन का मॉडल है, इन लोगों ने क्या थोड़ा मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस करे हैं। तो केवल हमको फॉर्मूले या बहुत बेसिक चीज़ इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको क्या करना है, हमको केवल ओवरव्यू लेने हैं कि हाँ साइलोस लैबनी ने ऐसा कहा था, फ्रैंको मोदिग्लियानी ने इसके बाद ऐसा कहा, भगवती ने कुछ ऐसा सुधार किया और पैसिगियन ने कुछ ऐसा कर दिया। तो मतलब पहले आप अगर बेन साइज पढ़ लेंगे तो जो आपको ये छोटे छोटे मॉडल है ना, जिनको मैं छोटा कर रहा हूँ, चलिए है बड़े मॉडल ही, लेकिन हमें पढ़ना ओवरव्यू के रूप में है, मतलब हमें केवल शॉर्ट में पढ़कर निकल जाना है, केवल समझना है कि क्या क्या कहकर गए लोग, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले में चेंजेस करें इन्होंने। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजरियल थ्योरीज ऑफ द फर्म। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, एजर्सन रीजन के भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। बॉमोल्स का सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल बहुत पूछा जाता है। अच्छा, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का जो प्रिंसिपल है, ये जब आप टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल प्रोडक्शन को जब आपस में मिलाकर, टोटल कॉस्ट टीपी एपी एमपी इन सबको मिलाकर जब एक वहाँ ग्राफ बनाओ, उसके बाद वहाँ क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है। लेकिन यहाँ बॉमोल कहते हैं नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक लेवल तक ही सही होता है, उसके बाद हर कंपनी क्या करती है, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को ट्राई करती है, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। फिर मैरिस मॉडल आता है, मैरिस बताते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ ग्रोथ अगर आप ध्यान दो इस टाइप का ग्रोथ होना चाहिए। फिर विलियमसन आते हैं, तो फिलहाल मैरिस और विलियमसन के मॉडल को हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितनी हम बॉमोल के मॉडल को पढ़ेंगे। बस हम ये समझेंगे कि बॉमोल ने सेल्स रेवेन्यू के बारे में बात की, मैरिस ने इस बारे में बात की, विलियमसन ने इस बारे में बात की। ये बात हमें मतलब ओवरव्यू होना चाहिए हमारे पास। इन्होंने ये अजम्पशन ले रखा था, इन्होंने ये अजम्पशन ले रखा था, इन्होंने ये अजम्पशन ले रखा था। एक कहीं मैंने कोई फोटो देखी थी, उसमें एक बहुत मोटी सी बुक बनी थी, उस पर लिखा था इकोनॉमिक्स विथ एजम्पशंस, और एक पतली सी बुक थी इकोनॉमिक्स विदाउट एजम्पशंस। तो इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस बहुत हैं, तो आपको एजम्पशंस पता होने चाहिए। जब ग्रोथ थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे तब देखिएगा एजम्पशंस की जिस तरह बाहर आएंगी, जब मॉडल स्टार्ट होगी, आप वहाँ से लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल एक एक जब मॉडल हम पढ़ेंगे, यहाँ एडम स्मिथ से लेकर एडम स्मिथ, फिर ये रिकार्डो का मॉडल पढ़ेंगे, हम सुम्पीटर का मॉडल पढ़ेंगे, उसमें भी एजम्पशंस होंगे। और बहुत सारे मॉडल बहुत मजेदार है, मोहालनोबिस और नेहरू तक आएंगे, ल्यूकॉस का मॉडल पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, बहुत सारे एजम्पशंस हैं उसमें। तो ओ विलियमसन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल, मतलब जिसको आप कतई छोड़ नहीं सकते, मतलब इंपॉर्टेंट में मैं क्या क्या कह रहा हूँ, एक तो आपका ये यहाँ पे बेन्स की लिमिट प्राइसिंग मॉडल मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप मैनेजरियल थ्योरीज में आप बॉमोल का मैंने बताया, और उसके बाद यहाँ बता रहा हूँ बिहेवियरल मॉडल ऑफ सायट एंड मार्च। क्वेश्चन पूछा गया है, ये एजर्सन और रीजन के रूप में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ठीक है। तो ये मॉडल हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 6 फैक्टर प्राइसिंग है, यानी 6 टॉपिक की अगर हम बात करें, 6वें टॉपिक की माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 में बात करें तो वो फैक्टर प्राइसिंग है। फैक्टर प्राइसिंग है क्या, देखो फैक्टर प्राइसिंग को ही हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किन के बीच में, फैक्टर्स के बीच में, और वो फैक्टर कौन से होते हैं, लैंड होता है, ठीक, लैंड होता है, साथ में लेबर होता है, इसको लेबर LA से लिख दो, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर होता है। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड को क्या मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको रेंट मिलता है। लेबर की अगर हम बात करें तो लेबर को क्या मिलता है, उसे वेज मिलता है, सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, ठीक है। और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ROI जिसको कहते हैं। और अगर एंटरप्रेन्योर उद्यमी की बात करें तो उसको बचा कुचा जो है प्रॉफिट मिलता है। और उद्यमी जो है जिसको साहसी भी कहते हैं हम, क्योंकि यही है एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों को ऑर्गेनाइज कर एक साथ लेकर आता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, इसमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक। तो जो फैक्टर प्राइसिंग क्या है, ये क्या स्टडी क्या करती है, ये कि इसमें कैसे लैंड को रेंट मिलेगा, कैसे लेबर को वेज मिलेगा, कैसे कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, और कैसे एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो बात समझ में आ रही है कि हम फैक्टर प्राइसिंग में क्या, मतलब ओवरऑल मैं बता रहा हूं कि क्या करने वाले हैं फैक्टर प्राइसिंग में। अब देखते हैं कि उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। तो देखो फैक्टर प्राइसिंग में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर प्राइसिंग इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के मध्य कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनकम का, ठीक है, कैसे हम उसके प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, ठीक। उसके बाद हम फैक्टर प्राइसिंग इन इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखते हैं, ओलिगोपॉली में, मोनोपॉली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक पावर इन द प्रोडक्ट मार्केट, हम मोनोपोलिस्टिक पावर की बात करेंगे, मोनोपोलिस्टिक पावर इन फैक्टर मार्केट,
ठीक है। उसके बाद हम बायलेटरल मोनोपोली की बात करेंगे और कॉम्पिटिटिव बायर फर्म्स वर्सेस मोनोपोली यूनियन। देखो जो ये आपको हेडिंग दिख रही है ना, ये मैंने सीधे क्या करा है, किताब से उठाकर यहीं रख दिया है, ठीक है, ताकि जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करो, जब मैं किताब आपको रिफर करूं, वो बुक मैं आपको रिफर करूं, तो आप सीधे जाएंगे और वही हेडिंग मिल जाएगी आपको, और वही हेडिंग आप पढ़ लेंगे, तो आपको काफी मतलब आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे उस समय। फिर अगले टॉपिक की बात अगर हम करें तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में अगर मैं बात करूं तो भी ग्रोथ इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा था ना, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वहां भी हेराल्ड और डोमर का और काफी सारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पूछा जाता है। यहां भी हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द प्राइस ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स, रेंट एंड क्वासी रेंट पढ़ेंगे। जो लैंड है ना वो फिक्स्ड फैक्टर, लैंड फिक्स मानी जाती है, लैंड में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें क्या हम रेंट पढ़ेंगे और साथ में क्वासी रेंट पढ़ेंगे। नॉन होमोजीनियस फैक्टर्स एंड वेज डिफरेंशियल्स। एक्चुअली नॉन होमोजीनियस फैक्टर और वेज डिफरेंशियल का एक मॉडल भी मैंने पढ़ाया था, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है वो मॉडल, लेकिन मैंने क्वेश्चन में डिस्कशन करा था, तो वो नॉन होमोजीनियस फैक्टर की बात करते थे, ठीक है। नियो क्लासिकल और उसके बाद न्यू क्लासिकल के बाद जो लोग आए उन्होंने न्यू क्लासिकल क्या कह रहे थे, हाँ क्लासिकल कह रहे थे कि जो फैक्टर्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। न्यू क्लासिकल आए कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, फैक्टर्स जो होमोजीनियस नहीं होते उनमें बहुत सारे डिफरेंस पाया जाता है। तो क्लासिकल कहते थे कि वेज सबकी समान होनी चाहिए क्योंकि फैक्टर्स होमोजीनियस है, लेकिन न्यू क्लासिकल क्या कहते हैं ना, वेज समान नहीं होनी चाहिए, चूंकि फैक्टर्स अलग अलग है, फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस पाया जा रहा है, तो वेजेस शुड बी डिफरेंशिएटेड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द एडिंग अ प्रॉब्लम, प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम, जिसमें हम दो थ्योरम पढ़ेंगे, एक हम यूलर का प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे क्लार्क, विकस्टीट और वालरास का प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर प्राइसिंग में हम इतना कुछ पढ़ के अपना कवर अप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, टॉपिक नंबर 7, सो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है, 7th टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यूनिट फर्स्ट का 7th टॉपिक है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या क्या पढ़ना है, कुल मोटे मोटे पहला तो एक ही टॉपिक पढ़ना है, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी पढ़नी है, और उसमें हमें 3 मोटे मोटे टॉपिक पढ़ने हैं। पहला वॉलरासियन सिस्टम समझना है, वॉलरास ने क्या किया था, बताया था कि जितनी भी इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं वो क्या है, सब इंटरलिंक्ड है, और इंटरलिंक्ड सेक्टर के बारे में बाद में इन्होंने 18 इक्वेशंस दिए और उसको अनसॉल्व्ड इक्वेशन दिए जिसको सॉल्व नहीं किया जा सका, वो तभी सॉल्व होंगे जब पैरेटो ऑप्टिमैलिटी पूरी तरीके से लागू होगी। और उसके बाद हमें पढ़ना है 2x2x2 मॉडल, ठीक है, 2x2x2 मॉडल, और लास्ट में पढ़ना है एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इक्विलिब्रियम। ये सिंपल जो सिलेबस मैंने रखा है ये भी सीधे बुक से मैंने ले रखा है, एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इक्विलिब्रियम, कोर्ट्सियानिस में सीधे सीधे दे रखा टॉपिक ये, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया 8वां टॉपिक। 9वें टॉपिक पर सॉरी ये हो गया 7th टॉपिक। और जब 8वें टॉपिक पे हम आते हैं तो उसका टॉपिक का शीर्षक क्या है, ठीक है, हेडिंग क्या है, इफिशियंसी क्राइटेरिया, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, कैल्डोर हिग्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, सब डिवीजन करते हैं इसका। इफिशियंसी क्राइटेरिया में हमें क्या पढ़ना है, क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जब घुसते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सोशल वेलफेयर है उसका क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें कई सारे व्यूज आते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ जीएनपी एज अ वेलफेयर क्राइटेरिया, यानी जीएनपी के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ग्रोथ को हम अगर वेलफेयर का क्राइटेरिया माने तो क्या होगा। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख बेंथम कहते हैं, बेंथम का क्या क्राइटेरिया है, ठीक। कार्डिनलिस्ट का क्राइटेरिया क्या है, जो कार्डिनलिस्ट है जो यूटिलिटी को कार्डिनल व्यू में कार्डिनल अप्रोच में मापते हैं, उनका क्या व्यू है वेलफेयर से रिलेटेड। द पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया, पैरेटो क्या कहते हैं, यहीं से सारे चेंजेस आ गए थे, वेलफेरेटो पैरेटो, ठीक है, इन्होंने अपने ऑप्टिमल कंडीशन दिया, अपने क्राइटेरिया दिया। कैल्डोर और हिग्स, देखो यहाँ पर कैल्डोर और हिग्स मेन हेडिंग में है ना, कैल्डोर और हिग्स का कंपेंसेशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है बर्गसन का जो क्राइटेरिया एंड सोशल वेलफेयर फंक्शन। एक बार ऐसा बताता हूँ मैं, ये बर्गसन का फंक्शन आया था मेरे एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, पता नहीं क्या, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था बर्गसन का फंक्शन उस समय। तो बर्गसन के फंक्शन में और सोशल वेलफेयर फंक्शन में शायद मैंने पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, कार्डिनलिस्ट, बेंथम और इन सभी को मिक्स करके लिख दिया और बहुत अच्छे नंबर मिले थे।
पता नहीं किसने चेक किया था उसको। तो बर्गसन क्राइटेरिया सोशल वेलफेयर फंक्शन पढ़ना हमको, उसके बाद हमें स्क्यूटोवस्की की क्राइटेरिया पढ़नी होगी। तो क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर फंक्शन में, क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर में हमें इतनी सारी पढ़नी है। ग्रोथ जीएनपी के बेसिस पे पढ़ना है, बेंथम का पढ़ना है, कार्डिलस का पढ़ना है, उसके बाद पेरेटो का पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेरेटो का पढ़ना है, उसके बाद सैमुअल्सन के बेसिस पर भी पढ़ना है, यानी सैमुअल्सन ने अपने यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व से भी पेरेटो को सेटिस्फाई करा था, उसको भी पढ़ना है। फिर कैल्डोर और हिग्स का कंपनसेशन क्राइटेरिया पढ़ना है, बर्गसन का क्राइटेरिया पढ़ना है, उसमें उनका सोशल वेलफेयर फंक्शन पढ़ना है, और स्क्यूटोवस्की का क्राइटेरिया पढ़ना है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर में हमें क्या पढ़ना है? ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, GUPF, ठीक है, यानी ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जैसे PPC था उसके उस बेसिस पर। यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व यानी हम सैमुअल्सन का पढ़ेंगे, ठीक है। सैमुअल्सन ने यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू पेरेटो के ऑप्टिमल कंडीशन को भी लागू करा था। तो इसमें हमने 7वें और 8वें टॉपिक की बात करी। अब हम टॉपिक की बात करेंगे जो 9वें टॉपिक की माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो 9th टॉपिक है वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी फंडामेंटल थ्योरम्स सोशल वेलफेयर फंक्शन। यानी देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? सोशल वेलफेयर फंक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसके टाइप्स पढ़ना है। इससे पहले मैंने सोशल वेलफेयर फंक्शन को इससे पहले वाले सेगमेंट में भी इंक्लूड कर रखा है। सोशल वेलफेयर फंक्शन में टाइप्स कैसे पढ़ने हैं हमें? क्लासिकल जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है वो क्या कहता है, जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत था उस बेसिस पर अगर देखा जाए तो रॉल्सियन का जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है वो क्या कहता है, बर्गसन का और सैमुअल्सन को मिलाकर सोशल वेलफेयर फंक्शन बना जो वो क्या कहता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, यानी कीनेथ एरो ने जो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम दी थी, जो सोशल चॉइस की थ्योरी दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले हमने वीडियोस में डिस्कशन कर रखा है इन थ्योरीज पर। और जो सबसे लास्ट टॉपिक है इसका वो है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड। तो ये सिंपल सा टॉपिक है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जब दो पार्टीज के बीच में इंफॉर्मेशन जो इक्वल लेवल की नहीं होती, यानी सिमेट्रिकल वे में नहीं होती है, उस कंडीशन में एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड की हम बात करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में एक एक टॉपिक को उठाएंगे और बात करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी इन सभी में मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा, मतलब उसको हमने अदर्स के सेक्शन में डाल रखा है। तो पहले हम अदर सेक्शन वाला देख लेते हैं। तो अदर सेक्शन की अगर हम बात करें तो अदर सेक्शन में हमने क्या कर रखा है? 3 मोटी मोटी थ्योरीज इंक्लूड कर रखी हैं। पहला थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट एंड थ्योरीज ऑफ वेजेस, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखो इन चीजों को उन सब टॉपिक्स में इंक्लूड नहीं कर रखा था, इनको मैंने अदर सेक्शन में इंक्लूड कर दिया है। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में हमें प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़नी है। देखो इस जो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट है, जितनी थ्योरीज हैं, ये एक वीडियो में मैंने केवल क्वेश्चन के थ्रू पूरा बता दिया है। तो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में हमें प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट देखना है, हमें एब्स्टिनेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट देखना है, जिसको मार्शल ने बाद में वेटिंग थ्योरी कहा था, हमें ऑस्ट्रियन या ऑगियो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट देखना है, हमें लोनेबल थ्योरी ऑफ या इंटरेस्ट या न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट देखना है, हमें कीन्सियन थ्योरी देखनी है जिसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं, और लास्ट में हमें मॉडर्न थ्योरी या ISLM मॉडल के थ्रू जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है। उसके बाद बात आती है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट की। तो थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट में हम पहले हॉलेज रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, फिर प्रोफेसर नाइट का जो है अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, फिर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे। उसके बाद अगर हम थ्योरीज ऑफ वेजेस की बात करें तो उसमें हम सब्सटीटेंस थ्योरी ऑफ वेज या ब्राजेन लॉ ऑफ वेजेस की बात करेंगे। उसके बाद वेज फंड थ्योरी की बात करेंगे, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी की बात करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज अंडर परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे, और लास्ट में मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की हम बात करेंगे यहां पे, ठीक है। तो आपको अदर सेक्शन का समझ में आ रहा है कि हम इसमें 3 बड़े बड़े टॉपिक ले रहे हैं, एक थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट और थ्योरीज ऑफ वेजेस। देखो इसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो किसने दिया, कब दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जा सकता है, ठीक है। ये कीन्सियन वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कीन्सियन का। अनसर्टेनिटी थ्योरी पूछी जाती है, प्रॉफिट में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। वेज फंड थ्योरी का तो यूज होता ही होता है। साथ में हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ, इसमें मॉडर्न पर भी फोकस करना होगा आपको, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पर भी फोकस करना ही करना होगा। तो पूरा ये वीडियो था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी यूनिट फर्स्ट पर मेरा पूरा बेस था। यानी हमने क्या करा कि यूजीसी नेट का जो पहला यूनिट था हमने उसको पूरी तरीके से डिक्टेट कर रखा है। हम अब समझ चुके हैं कि जो पहला यूनिट है उसमें हमें इतनी चीजें पढ़नी है। अब आप समझ सकते हैं कि हमने अभी 10 भाग में से केवल एक भाग उठाया और उसको इतना डिक्टेट करा, इतनी डीप तक गए।
फिर भी हो सकता है बहुत सारे टॉपिक हमने अभी छोड़ दिए हो, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिश करी है मैंने कि कोई भी टॉपिक छूटने इसमें ना पाए। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि केवल अभी हमने एक यूनिट उठाया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसको इतने डीप लेवल पर ले गए हैं। अब ऐसे ऐसे अगर आप देखो, अब आने वाली वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऐसे ही करेंगे हम, फिर कुछ वीडियोस में क्या करेंगे हम 2-3 यूनिट को एक साथ मिला लेंगे, क्योंकि कुछ छोटे छोटे यूनिट्स हैं। जैसे आप अगर पब्लिक पॉलिसी की बात करो, पब्लिक फाइनेंस की बात करो, तो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनको हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी की बात करो तो उनको हम एक में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा रहा वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।